जी सर। मेरे लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, मैं तो कहूंगा पोर्ट कर दो आप। अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की कोर्ट केस था कि नहीं था, आई एम नॉट, मेरा उसका रिलेशन कुछ उस तरह का नहीं है ना। क्वेश्चन ये है कि आपका वो उसके साथ इंटरनल क्या मतलब इश्यूज चल रहे हैं, इससे निगम को नहीं कोई वो है। आपको अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है कि इनको भेजना नहीं भेजना, तो आप अपने जो विभागीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, जीएडी है, वो उनसे पॉलिसी गाइडेंस ले लीजिए कि ये कोर्ट केस चल रहा है, क्या इनका ये भी 30,000 से नीचे आते हैं, इनको निगम में पोर्ट करना है कि नहीं करना है। ओके सर, राइट। गिव यू इंस्ट्रक्शन। मेरे लिए तो वो एज कॉमन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है जिसका किया जा सकता है। राइट सर, थैंक यू सर। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो हार्टन के थ्रू है, उनके 69 से नहीं निकलती, 33 प्रोफेशनल हेड से सैलरी निकलती है, तो उनको भी करना है फिर? हाँ, वो 69 तो जस्ट मैं बता रहा था कि अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, जी सर, इफ ही इज बाउंड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल लॉज एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है और 30,000 से कम ड्रॉ कर रहा है, तो वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट उसका पोर्ट होना है। तो कई डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं सर जिनकी सैलरी ऑलरेडी ही ज्यादा हुई है, पहले ही ज्यादा है, पर निगम रेट उनके बहुत कम है सर। अगर वो डीसी रेट पे था, उसके बाद उसके रेट बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आप लोगों ने निगम रेट वाला नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है, उसमें प्रोटेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है सर, प्रोटेक्ट करिए। ठीक है। और सर जो प्रोग्रामर की पोस्ट है उसकी ऑलरेडी सैलरी 35 या 36 के अबव है, मतलब तो उनकी सीएस से ही परमिशन लेनी पड़ेगी फिर हमें? हाँ, वो तो आपको गाइडेंस मांगनी पड़ेगी जिसकी सैलरी ज्यादा है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ, एक क्वेश्चन आया है बिफोर आई टेक अप एनी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे पास लाइव स्ट्रीमिंग के में भी आया हुआ है, जिसमें ये क्वेश्चन उठाया गया है कि इनका पे कौन करेगा। तो अगर ये कोई कंफ्यूज, आई डोंट थिंक दिस शुड बी देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन ऑन दिस। बेसिकली बजट डिपार्टमेंट्स को मिलते हैं जिसके तहत वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज रखते हैं। अगर वो या तो डायरेक्ट पे करते थे या किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को पे करते थे प्रायर टू दिस निगम फॉर्मेशन। अभी क्या हुआ है कि बजट अभी भी आपको आ रहा है, निगम हैज बिकम लाइक अ गवर्नमेंट फैसिलिटेटर विच इज गोइंग टू डिप्लॉय मैन पावर। तो आप जो भी हम मैन पावर आप इंडेंट करके मेरे से मांग रहे हो या पोर्ट करके मेरे पास भेज रहे हो, मैं उनको डिप्लॉय करूंगा। डिप्लॉय करने के बाद आप उन सबके अटेंडेंस लगा के मेरे पास भेजोगे। मैं अटेंडेंस जब आ जाती है उसके बाद मैं इनवॉइस भेजूंगा उनके अगेंस्ट कि इतने रुपए का बिल हो गया। उस इनवॉइस के अगेंस्ट आप हमें पैसा वापस दोगे निगम को। निगम उन सभी जो एम्प्लॉइज, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज मैन पावर रहेगी, उन सबको इंडिविजुअली उनके खाते में बाकी ईपीएफ ईएसआई के तहत बाकी जो भी कटौतियां करते हुए ईपीएफ ईएसआई लेबर वेलफेयर फंड व्हाटएवर ऑल दो स्टैट्यूटरी के तहत सारी पेमेंट निगम उसके बाद कर देगा। सो पैसा आप ही के यहाँ से आ रहा है। आप अटेंडेंस भेजते हो, हम इनवॉइस भेजते हैं, इनवॉइस पे आप मुझे पेमेंट करते हो, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर को मैं पेमेंट कर देता हूँ। दिस इज, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ। Another question is कि हमें उनको अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स का बजट डाल देना है और should they make it district wise बजट एलोकेशन कर रहे हैं वो? नहीं, देखिए एक क्वेश्चन और आया है कि हम क्या सारे बजट का सारा बजट डाल दें या डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट डालें। तो इसमें जो एचओडी लेवल पे है उसको सारा बजट डालना ही उचित रहेगा ताकि वो मॉनिटर कर पाए। अगर उसने डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडेंट रेज करने की पावर दे रखी है तो डिस्ट्रिक्ट वाले का बजट वो अपना जरूर भरेगा डिस्ट्रिक्ट वाला, तभी उसका इंडेंट रेज हो पाएगा। अदरवाइज उसका इंडेंट ही नहीं रेज होगा बिकॉज ही विल हैव टू गिव कि मेरा 1 लाख बजट था, 50,000 खर्च हो गया है, 25,000 का मैन पावर में और दे। तो डिस्ट्रिक्ट वाला अपना डिस्ट्रिक्ट का बजट भरेगा, लेकिन उसका अप्रूवल फिर भी डिपार्टमेंट का एचओडी ही करके मेरे पास भेज रहा है। तो बजट मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट बजट है या उस फलाना फील्ड ऑफिस के पास सफिशिएंट बजट है कि नहीं, ये वाला मैनेजमेंट जो है ये विभाग के एचओडी को करना है।
या नोडल ऑफिसर whoever is managing. Then what about the retired people और जिनका PPP ID नहीं है उनको क्या करना है? This is the recurring question we are getting in the chats. रिटायर्ड एम्प्लॉयज के बारे में अभी कोई भी हमारे निगम के थ्रू का ऑप्शन नहीं हुआ है। हम लोग उसके बारे में बनाने वाले हैं जल्दी रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए। एक मॉड्यूल उसके लिए भी अंडर डिस्कशन है, तो मे बी वंस इट इज अप्रूव्ड वी विल गेट दैट बिल्ट इफ इट इज अप्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन क्या था? जिनका PPP नहीं है, जिनका जो हरियाणा पीपीपी के नहीं बाहर है, जिनका पीपीपी नहीं है उसके एक तो ये है कि अगर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनके लिए शायद एक प्रोसेस भी है जिसके तहत टेम्पररी कुछ रजिस्ट्रेशन क्रिड से बात करके आप लोग करा सकते हो। एक और इशू आया है कि अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त पीपीपी आईडी नहीं पहले तो काम नहीं कर रहे थे और नहीं है उनके पास, तो उसका भी प्रोसेस हम लोग मोस्ट लाइकली जल्दी डिजाइन करेंगे। दैट विल बी ए फी बेस्ड प्रोसेस कि कुछ फीस लगा के उनके हम लोग विदाउट पीपीपी एंट्री करने देंगे। मैं पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से हूँ। तो सर ये लेवल 2 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है उसमें और लिखा हुआ है SCTC टेस्ट। तो सर ये 1 ईयर डिप्लोमा इज सफिशिएंट कि SCTC टेस्ट भी पास करना पड़ेगा इसको? और लिखा है तो और में तो दोनों मतलब एक होना चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए। सर हार्ट्रोन वाले तो कह रहे हैं कि एक पेपर की एग्जाम्पशन होगी, दूसरा देना पड़ेगा। सर ये थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें ना। नहीं, हार्ट्रोन से क्या है मतलब उसका है? हार्ट्रोन ने सर कंडक्ट करना है ना SCTC टेस्ट, तो वो कह रहे हैं कि जो 1 ईयर डिप्लोमा वाले हैं उनको पार्ट 1 एग्जाम है, पार्ट 2 देना पड़ेगा। मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और SCTC टेस्ट क्वालिफाइड फ्रॉम हार्ट्रोन। जी। तो आप कह रहे हो कि दोनों में से मतलब दूसरा वाला पार्ट भी करना पड़ रहा है अगर आप मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा हो तब भी, करेक्ट? हाँ जी सर, SCTC में 2 पेपर होते हाँ हैं सर, एक को एग्जाम्पशन मिलेगी, दूसरा देना पड़ेगा। हेलो नहीं, SCTC तो पूरा ही टेस्ट आपको देना पड़ेगा। सर नहीं, जिनकी सर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है ना 2013 की, जो बीटेक वगैरह MCA वगैरह उनकी एग्जाम्पशन है एक पेपर की, तो 1 ईयर डिप्लोमा वालों की भी एग्जाम्पशन होगी सर, उनको सेकंड पेपर देना पड़ता है सर टाइपिंग टेस्ट का। नहीं, हमारे नोटिफिकेशन में एग्जाम्पशन नहीं। तो सर फिर ये 1 ईयर डिप्लोमा इज सफिशिएंट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर? 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, हाँ जी सर। हाँ ये हमारे हिसाब से सफिशिएंट है। हार्ट्रोन से हो चाहे जहां से मर्जी हो, रिकॉग्नाइज्ड सर। हाँ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। मिनिमम है ना सर, जिसने बीटेक करी है वो भी फिर सफिशिएंट होगा सर, बीटेक MCA वगैरह? मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, हाँ बिल्कुल वो तो होगा ही। मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा है तो 3 ईयर बीटेक अगर BCA किया है तो उसमें आ ही जाएगा, कंप्यूटर साइंस में अगर कर रखा है उसमें तो। ठीक है सर, ये काफी लोगों की सर कंफ्यूजन है इसमें ना, तो ये तभी आपसे पूछना था सर। एक मैटरनिटी लीव पे जो चले गए हैं और जो जाने वाले हैं उनका क्या रहेगा एक्सटेंशन का सर? मैटरनिटी लीव पे चले गए हैं या जाने वाले हैं? हाँ जी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की सर। तो वो तो आपने उनको दिया ही होगा एक्सटेंशन, बिकॉज मैटरनिटी बेनिफिट्स तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को देना ही होता है सर। अभी 31/3 तक की है ना सब, हमने तो टर्मिनेट कर दिए सारी, अब आपके थ्रू पोर्टल करेंगे कौशल विभाग के थ्रू उनको। हाँ तो पोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर विद यू, वो काम तो आपके कर रहे हैं। मैटरनिटी लीव इज अ लीव ड्यू, लीव ड्यू का मतलब होता है उसका हक बनता था, उसको लीव मिला है, आपने ऑथराइज प्रॉपर मतलब वो तरीके से उसको लीव दिया है। तो सर एक्सटेंशन के टाइम हम उनको ऑन मैटरनिटी लीव करके भेज देंगे आपके पास? हाँ वो तो आप नाम भेजोगे, हमारे उसमें कोई ऑप्शन तो ऐसा होता नहीं है कि ऑन मैटरनिटी लीव दिखाओगे आप। सर फिर वही थोड़ा है हमारे पास ना, 2-3 है ऐसे ना, तो इसलिए आपसे थोड़ा। आप देखो, आप इस बारे में तो क्लियर हो कि उनको टर्मिनेट आप नहीं कर रहे हो? नहीं जी। फिर तो उनको आप पोर्ट ही करना है, वो कब से ज्वाइन करेंगे वो मैटरनिटी लीव सर कंटिन्यू करना है उनको? हाँ उनको कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा अनलेस अंटिल यू हैव डिसाइडेड अदरवाइज। जी सर, ये टाइप टेस्ट कईयों का भी क्लियर नहीं है जो SCTC है, तो आप पिछली मीटिंग में आपने कहा था अगर नहीं होगा तो हम एक्सटेंशन नहीं देंगे,
तो अभी हार्ट्रॉन सर कंडक्ट नहीं कर रहा, अभी टाइम लगेगा, तो उनके लिए क्या करें? आप ईमेल करो कि कितने लोग हैं, मैं हार्ट्रॉन एमडी से बात कर चुका हूँ, वो कह रहे थे कि मैं करा दूंगा जब आप कहोगे। ये सर- सेट कि आप जब बता दो हमें कितने बंदों को कराना, मैं पूरे स्टेट में करा देता हूँ। ठीक है सर, अगर सर वो 1 अटेम्प्ट में नहीं पास हुए तो उनका क्या होगा फिर? जब तक पास नहीं होंगे वो निगम के रोल पे नहीं आ पाएंगे। तो सर फिर उनका हम क्या करें, एक्सटेंड करते रहें 1 मंथ या आप 2 कैसे मंथ? एक्सटेंड कर सकते हो? आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो? तो सर फिर पैरेलल सिस्टम नहीं रन कर सकते हो। दे हैव टू पास द एग्जाम और एल्स दे विल सर नॉट। फिर ब्रेक आ जाएगी उनकी सर? ब्रेक आएगी, बिल्कुल हेलो आएगी। हेलो, जब तक वो पास नहीं होते सर? जब तक पास नहीं होते उनको जॉब नहीं मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर गुड एक टेम्परेरी आईडी वाले जो थे वो अभी पोर्टल नहीं हो रहे। हेलो हाँ बताइए। हेलो सर, जो टेम्परेरी आईडी थी जिनकी बनाई सर, वो पोर्टल में आ नहीं रहे हैं अभी, उनकी दिक्कत आ रही है सर, जिनकी टेम्परेरी पीपी पे हम बनाए हैं। हेलो हेलो और क्या कर सकते हैं? आवाज आएगी नहीं। हेडफोन किसी से भी पूरे ऑफिस में किसी के पास हेडफोन ही नहीं है। हरियाणा पाउंड अथॉरिटी वाले एम्बेसडर है नहीं है, कुछ बोल रहे हैं। हरियाणा पाउंड अथॉरिटी कौन बोल रहा है? आप या तो म्यूट कर सर लो। आवाज आ रही है? हेलो कई लोग साथ बोल रहे हैं इसलिए किसी की आवाज नहीं आ रही। सर, आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहे हो पहले आप बताओ, किस तरफ से? सर मैं हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी से बात कर रही हूँ। बताइए। सर मेरा एक दिक्कत आ रही है मुझे। हमने ना पीपी में अपना डाटा एम्प्लॉय कर दिया कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का, बट उसमें वो HKRNN में शो ही नहीं हो रहा क्योंकि वो वहां पे मांग रहा है पे कोड, और पे कोड हमारे पास यहाँ है नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलर स्टाफ नहीं है। ओके, हाँ तो जी। रेगुलर स्टाफ नहीं है। आपका विभाग कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। कौन से सर? हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी है। आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट? इरिगेशन डिपार्टमेंट है सर। तो आपने पहले भी मुझे याद है कि आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट डेटा अपलोड करवाया। सर इरिगेशन में नहीं मैंने करवाया था, मैंने पीपी में डाटा अपलोड किया था, तो उसके बाद HKRNN में मेरा डाटा शो ही नहीं कर रहा, बट मेरा पीपी में शो कर रहा है, वहां पे नहीं शो कर रहा। अगर मैं वहां पे शो करने के लिए डाटा डालती तो वहां पे पे कोड मांग रहा है वो। मेरा परिवार। हाँ जी, मेरा परिवार में तो सर डाटा अपलोड है, वहां पे शो भी कर रहा है, बट जब मैं HKRN में जाती हूँ वहां पे पे कोड अपलोड मांग रहा है कि पे कोड होगा, तो हमारे पास कोई पे कोड नहीं है। तो वो लॉगिन आपको दिया होगा। सर लॉगिन तो मेरे पास है उसमें HKRN में, बट पे कोड नहीं है। रेगुलर स्टाफ नहीं है ना हमारे यहाँ पे कोई। तो आप किसी को एडिशनल चार्ज दिलवा देना ये इरिगेशन विभाग वालों। सर वैसे ये पे कोड मतलब कैसे क्रिएट होता है, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे सर? पे कोड तो जो सैलरी वाला पे कोड होता है, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका HRM मैपिंग होती है और उनके पास पे कोड होता है। जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं कहाँ से सर, कहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं इसको? आपकी स्क्रीन देखो ना, कहाँ बैठे हो? कहाँ बिठा दिया? समुद्र किनारे। मिल नहीं पाएगा बिकॉज आप कह रहे हो कि आपके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं। आप अलग से लिखो ये, फिर देखने जाओ। सर क्या लिखना है हमने? आप लिखो कि मेरे पास कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इस तरह से एक अपने जो भी आपके चेयरमैन या कोई होगा हाँ जी हाँ जी। उसकी तरफ से एक लेटर भिजवा दो मेरे पास कि हमारे यहाँ HKRNN में भिजवाना है ना कि हमारे पास कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। हाँ HKRNN भिजवाइए, अपने सीनियर अफसर भिजवाइए, कोई चेयरमैन या जो भी मेंबर सेक्रेटरी वगैरह से। कोई बाबू लिखेगा तो मैं नहीं एंटरटेन करूंगा, दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है सर, हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन है उनकी तरफ से लिखे हम ये? एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन से लिखवाओ। वाइस क्यों, आप वाइस चेयरमैन से भिजवाओ। ठीक है सर, भिजवा देते हैं हम लेटर।